मार्ले मिंटो सुधार किसे कहा जाता है? 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म क्या था? और भारत शासन अधिनियम 1935 में क्या क्या प्रावधान किए गए, ये सभी जानने वाले हैं आज हम इस वीडियो में। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई भी प्रश्न नहीं बचेगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मुदिता आईएएस वॉरियर्स में। भारत का संवैधानिक विकास का ये पार्ट 3 है। इससे पहले 2 पार्ट आ चुके हैं जिसमें हम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1892 के अधिनियम तक देख चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले वो देख ले। चलते हैं हम आज के वीडियो की ओर। 1919 का मार्ले मिंटो सुधार, इसको पढ़ने से पहले आप सबको ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि इसके पीछे बैकग्राउंड में क्या चल रहा था, मतलब किन कारणों से ये अधिनियम लाया गया और इतिहास में क्या घटनाएं घटी थी जिनके कारण ये अधिनियम बना। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है। बंगाल को इस तरीके से बांटा जाता है कि एक तरफ हिंदू वाली जनसंख्या हो जाती है और एक तरफ मुस्लिम वाली जनसंख्या हो जाती है, जिसका काफ़ी विरोध भी बहिष्कार किया जाता है, स्वदेशी आंदोलन, लेकिन उसे रद्द नहीं किया जाता। और 1906 में क्या होता है? 1906 में एक और महत्वपूर्ण घटना घटती है जिसमें आगम खां अपने कुछ प्रतिनिधि मंडल के साथ चले जाते हैं मिंटो के पास। लॉर्ड मिंटो उस वक्त भारत के वायसराय थे। उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि हमारा इस तरीके से प्रतिनिधित्व किया जाए कि मुसलमानों की जितनी जनसंख्या है उतनी उनको सीटें मिलनी चाहिए विधान परिषद में। ठीक है, तो ये बात रखते हैं मिंटो के सामने। और क्या होता है कि उसी वक्त 1906 में ही मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। जहां अभी तक केवल कांग्रेस थी, अब बन जाती है मुस्लिम लीग भी, जो मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करती है। तो इस तरीके से ये सारी घटनाओं के बाद आता है 1909 का अधिनियम। अब इस अधिनियम में क्या किया जाता है? इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। अब मार्ले कौन थे और मिंटो कौन थे? तो जो मार्ले थे वो उस वक्त थे राज्य सचिव या भारत के सचिव, और मिंटो क्या थे? भारत के वायसराय। तो सचिव कौन होते थे? यह आपने पढ़ा होगा कि 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में जो अधिनियम आया था उसमें एक नया पद बनाया गया था कि भारत का सचिव होगा और जो इंग्लैंड में होगा, और इंग्लैंड में वो भारत के सचिव के रूप में काम करेगा, और भारत में एक वायसराय होगा जो भारत में रह के काम करेगा। तो मार्ले जो इंग्लैंड में थे उनका नाम पहले, और मिंटो, लॉर्ड मिंटो जो भारत में वायसराय थे उनका नाम बाद में। दोनों मिलकर अधिनियम बनाते हैं, इसलिए उस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है या मार्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए? सबसे पहले क्या किया गया कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की गई। मतलब क्या किया? संख्या बढ़ा दी। केंद्र में क्या था? आप देखेंगे कि 16 से वृद्धि करके संख्या क्या कर देते हैं? 60 कर देते हैं। अब 60 क्या थे? जो निर्वाचित सदस्य थे उनकी संख्या हो जाती है 60। उस वक्त भी था कि निर्वाचित होते थे, मनोनीत होते थे, और तीसरे पदेन सदस्य होते थे। पदेन को होते सीधा जो वो लोग चुनते थे, यानी वायसराय चुनते थे। तो इसमें 60 सदस्य कर दिए गए। और जो प्रांतीय विधान परिषद होती थी, क्योंकि प्रांत में आप देखेंगे कि सबका आकार अलग अलग होता था जनसंख्या के हिसाब से, तो वहाँ पे संख्या फिक्स नहीं की गई थी, लेकिन वहाँ पे भी वृद्धि की जाती है। दूसरा क्या किया जाता है कि विधान परिषदों के कार्य क्षेत्र में वृद्धि की जाती है। अब कार्य क्षेत्र में आप देखेंगे क्या वृद्धि की जाती है। अभी तक क्या था कि वो आम बातों पर प्रश्न पूछ सकते थे, कोई आम प्रस्ताव है उस पर प्रश्न पूछ सकते थे। अब इसमें क्या किया जाता है कि आर्थिक प्रस्ताव यानी जो बजट है उस पर वो लोग बहस भी कर सकते थे। मतलब जो गैर सरकारी सदस्य, जैसे जो भारतीय होते थे, भारत के यानी कांग्रेस पार्टी, इन सबके जो सदस्य होते थे, वो आर्थिक विषयों पर प्रश्न पूछ सकते थे, बहस कर सकते थे, कुछ विषयों में संशोधन करने के लिए कह सकते थे। इसके अलावा क्या कर सकते थे? पूरक प्रश्न पूछ सकते थे, या फिर कोई साधारण मामला है तो उसके ऊपर वोट भी दे सकते थे, और सार्वजनिक हित का प्रस्ताव रख सकते थे। मतलब कोई ऐसा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, ऐसी जुड़ी हुई कोई बात है तो उसके ऊपर वो अपना प्रस्ताव रख सकते थे। लेकिन आप कहेंगे अगर इतने सारे अधिकार दे दिए गए थे तो क्या नुकसान था? तो ये सारे अधिकार दिए गए थे, लेकिन आखिरी निर्णय किसका होगा? उन्हीं का होगा, यानी केंद्र का ही होगा। वो चाहे तो जो उनका गवर्नर था वो मना कर सकता था प्रस्ताव को मानने से, उनके किसी प्रश्न का उत्तर देने से मना कर सकता था। मतलब आप ये सब कर सकते हो, लेकिन अंतिम फैसला किसका होगा? उनकी हेड का ही फैसला होगा, यानी ब्रिटिशर्स का ही अभी भी बहुमत था। भारतीयों को ये बस हक दिखावे के लिए दिए गए थे। इसके साथ ही इसमें किया जाता है कि कार्यकारिणी की परिषद में भारतीयों की नियुक्ति शुरू की जाती है।
अब कार्यकारिणी कौन थी? जो वायसराय होते थे वो कार्यकारिणी होते थे। उनकी एक परिषद होती थी, आपने पढ़ा होगा, जो उनकी मदद करती थी किसी भी फैसले को लेने। तो ये कहा गया कि जो वायसराय है, क्योंकि वो भारत के लिए काम कर रहा है, तो उसमें भारत के सदस्य होना भी अनिवार्य है, यानी भारत के सदस्य होने चाहिए। तो उसमें भारत के सदस्य की नियुक्ति प्रारंभ हुई, और उसमें जो भारत के पहले सदस्य चुने जाते हैं वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, और इन्हों एक विधि सदस्य के रूप में चुना जाता है, मतलब कानूनी सलाह देने के लिए चुना जाता है। जो प्रथम सदस्य हैं, इसका भी प्रश्न आता है कि वो कौन से सदस्य थे भारत के जो प्रथम वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में बने थे, तो सत्येंद्र प्रसाद। और एक दूसरा प्रश्न आता है कि सिविल सेवा पहले पास करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो वो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसके अलावा क्या था कि प्रथम एवं सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ होता है। मतलब मुसलमानों के लिए यहाँ पे क्या होता है, जो अभी वो बीज बोया गया था, बंगाल का विभाजन और ये सारा, ये क्या यहीं पे इसको पुष्टि दे दी जाती है, और यहाँ पे क्या कहा जाता है कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन होगा। मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन होगा, मतलब जो मुसलमान है वो ही वोट करेंगे मुसलमानों के लिए। तो जो सांप्रदायिक का बीज बोया गया था उसकी यहाँ पर पुष्टि की जाती है ब्रिटिशर्स के द्वारा, कि हम इन्हीं को लड़ा देंगे और फूट डाल के शासन करेंगे। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि जो मिंटो थे भारत के वायसराय, जब कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि हमें स्वशासन चाहिए, तब वो कहते हैं कि भारत अभी इस योग्य नहीं है कि वो स्वशासन कर सके। तो इस तरीके से, और इसका एक और उद्देश्य था कि ये राष्ट्रवाद को दबाना चाहते थे 1909 का अधिनियम लाके, क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत सारे राष्ट्रवादी आंदोलन किए जा रहे थे जिससे अंग्रेज भयभीत थे। उन्हें लग रहा था कि अगर इसी तरीके से ये लोग करते रहे तो क्या होगा कि उनकी सत्ता चली जाएगी। तो वो राष्ट्रवाद को दबाना चाहते थे। एक तरफ आपने देखा होगा कि नरम दल था, यानी कांग्रेस में भी दो भाग थे। एक तरफ नरम दल था जो कहते हैं कि हम इनकी सदस्यता कांग्रेस की ले लेते हैं और धीरे धीरे सही हमें थोड़े थोड़े अधिकार मिलते रहें, और एक तरफ मुस्लिम लीग को। तो ये इन्होंने एक तीर से दो निशाने किए कि एक तरफ से मुस्लिम लीग को खुश कर दिया, यानी मुस्लिमों को, और सांप्रदायिक का बीज बो दिया, और दूसरी ओर इन्होंने क्या किया कि नरम दल को अपनी तरफ कर लें कि हम थोड़े थोड़े तुम्हें अधिकार दे रहे हैं, और साथ में क्या हो जाए, जो राष्ट्रवाद है उसको दबा दें, और जो भारत में आंदोलन हो रहे हैं उन सब पे ये लोग पूरी तरीके से रोक लगाना चाहते थे। इसके बाद आता है 1919 का अधिनियम, जिसे आप मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आप इसके पीछे की घटना जानना चाहेंगे तो भी आप देखेंगे कि इतिहास में आप देखेंगे कि 1919 में एक तरफ जलियांवाला बाग हुआ था। इसके अलावा आप देखेंगे कि 1919 से पहले बहुत सारे गांधी जी आ चुके थे, सत्याग्रह हो रहे थे, और कई ज़्यादा आवाज़ें अपने अधिकार के लिए उठाई जा रही थी। तो इसके कारण ये 1919 का अधिनियम लाया जाता है, जब बहुत ज़्यादा मांग उठ जाती है कि हमें स्वशासन चाहिए। तो 20 अगस्त 1917 को जो ये मॉन्टेग्यू होते हैं, उस वक्त ऐसा ही था कि जो मॉन्टेग्यू हैं ये थे भारत सचिव, और चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय, जैसे वहाँ मार्ले मिंटो था, दोनों को मिलाकर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा गया। तो मॉन्टेग्यू जो होते हैं ये ब्रिटेन में 1917 में 20 अगस्त 1917 को ये कहते हैं कि हम भारत में उत्तरदायी सरकार बनाना चाहते हैं, मतलब भारत की जो जन लोग हैं उन्हीं से हम शासन करवाना चाहते हैं, एक उत्तरदायी सरकार बनाना चाहते हैं, ये वो घोषणा करते हैं। तो इससे लोग काफ़ी खुश होते हैं। इसके बाद क्या होता है, इस अधिनियम में कुछ अच्छे अच्छे प्रावधान किए जाते हैं, जैसे कि केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची पृथक कर राज्य और केंद्र पर नियंत्रण कम किया जाता है। मतलब क्या किया जाता है कि विषय बांटे जाते हैं, टॉपिक्स बांटे जाते हैं कि इन इन विषयों पे केंद्र काम करेगा और इन इन विषयों पे राज्य काम करेगा। जैसे आप देख सकते हैं कि अगर अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो गया, डाक हो गया और सुरक्षा हो गया, ठीक है, ये सारा रखा गया केंद्र के अंदर में। टैक्स हो गया, ये सारा केंद्र में रखा गया। इसके अलावा स्वास्थ्य हो गई, शिक्षा हो गई, ठीक है, कृषि हो गई, जो निजी ये राज्य के मामले हैं ये दे दिए गए राज्य को हस्तांतरित कर दिए गए। और क्या गया, जो सचिव का नियंत्रण है वो राज्यों पे थोड़ा कम किया गया, प्रांतों पे थोड़ा कम किया गया। इसके अलावा क्या किया, प्रांतों को क्या किया, दो विषयों में बांट दिया गया, एक हस्तांतरित और एक आरक्षित। हस्तांतरित क्या था और आरक्षित क्या था, अब वो देखते हैं। हस्तांतरित वो टॉपिक्स थे जिसमें ये प्रांतों की बात हो रही है, यानी राज्यों की। हस्तांतरित वो थे जिसमें कार्यपालिका की मदद से जो वायसराय था वो फैसला लेता। कार्यपालिका मतलब जिसमें भारतीय भी थे और नॉन भारतीय भी थे। तो उसमें क्या टॉपिक्स आते थे, वही शिक्षा, स्वास्थ्य और जो ऐसे मामले होते थे जनहित से।
और दूसरी ओर आरक्षित विषय पे क्या था, उसमें वायसराय जो था वो अपने मंत्रियों की सहायता से लेके फैसला लेता, उसके मंत्री 5-6 उसकी परिषद के, उनकी सहायता से वो फैसला लेता था। और वो किससे जुड़े होते थे, जैसे राजस्व और रक्षा सुरक्षा इन सब चीज़ों से जुड़े हुए होते थे और पैसों से जुड़े हुए होते थे। तो इस पे डिसीजन लेने का काम केवल यही करेगा और बाकी इस पे कार्यपालिका की भी मदद लेगा। तो इसको द्वैध शासन कहा गया। आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि क्लास में 2 मॉनिटर बना दिए जाए, एक का काम है सिर्फ डिसिप्लिन बनाना, एक का काम है फाइन कलेक्ट करना, पैसे कलेक्ट करना। तो इसी तरीके से फाइन कलेक्ट करना, पैसे कलेक्ट करना, ये वो अपनी मंत्रियों की हेल्प से खुद फैसले लेता था और बाकी जनहित के लिए वो कार्यपालिका की मदद से करता था। तो इस तरीके से हस्तांतरित और आरक्षित, और ये कहाँ किया गया था, प्रांत में यानी राज्यों में लाया गया था द्वैध शासन। ठीक है, द्वैध शासन राज्यों में पहले लाया गया, आगे चलकर केंद्र में भी लाया जाता है, तो ये याद रखना है। देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रारंभ किया गया। द्विसदनीय व्यवस्था का क्या मतलब है कि 2 सदन होगा। जैसे आप देखते हैं कि आज क्या होता है, केंद्र में राज्यसभा और लोकसभा होती है, इसी को क्या बोलते हैं, द्विसदन, यानी कि 2 सदन। इसी का आरंभ हुआ कि 2 सदन होगा और निर्वाचन होगा प्रत्यक्ष। अभी तक आप प्रत्यक्ष निर्वाचन होता था कि चुने हुए लोग चुनते थे, तो प्रत्यक्ष निर्वाचन। लेकिन आप इस कभी भी ना समझें कि इसका मतलब है कि उस समय जनता वोट देती थी। जनता के बहुत कम लोगों को वोट देने का अधिकार था 1919 तक। इसके अलावा क्या किया जाता है, सांप्रदायिक आधार पर चुनाव जो है और बढ़ोतरी की जाती है। 1909 में मुस्लिम के लिए अलग निर्वाचन कर दिया गया था। 1919 में क्या करते हैं, सिखों को, ईसाइयों को, इसके अलावा आंग्ल भारतीयों को, इन सब के लिए अलग अलग निर्वाचन की व्यवस्था करते हैं। मतलब ये चाहते थे कि हम भारत के टुकड़े टुकड़े कर दें, बहुत ज़्यादा बांट दे सांप्रदायिक आधार पर। इससे उनका क्या लाभ होता, इससे उनका लाभ होता कि ये लोग आपस में लड़ते रहते और वो उसका फायदा उठाते, तो ये और ज़्यादा सांप्रदायिकता बढ़ाते हैं। लंदन में भारत के उच्चायुक्त का कार्यालय बना जाता है। अब यह उच्चायुक्त पद कौन सा है और क्या करता है, उच्चायुक्त का पद जो बनाया जाता है ये भी लंदन में बनाया जाता है। लंदन में जहां एक तरफ भारत के राज्य सचिव थे, वहीं पे एक तरफ उच्चायुक्त का पद बनाया जाता है और कहा जाता है कि जो राज्य सचिव हैं उनके कुछ काम इनको दे दिए जाते हैं, इनको सौंप दिए जाते हैं और कहा जाता है कि ये भारत के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए इनके कार्यालय का खर्च और वेतन भी कौन देगा, भारत देगा, यानी भारत के कोष से दिया जाता था। और हमने पहले भी पढ़ा है कि सचिव का वेतन और जितने भी खर्चे थे वो भी भारत से दिया जाता था होम चार्जेस के रूप में। इसमें एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। लोक सेवा आयोग होगी मतलब सिविल सेवा जो उनकी उस वक्त पूरी कार्यकारिणी परिषद थी, और इन सब में कार्य करने के लिए जो सरकारी सर्वेंट होंगे उनके लिए क्या होगा कि एक परीक्षा आयोजित की जाएगी और इसके तहत 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन करा जाता है, इसी 1919 के एक्ट में, जिसको बाद में आज़ादी के बाद नाम बदल कर कह देते हैं संघ लोक सेवा आयोग, जिसे आप यूपीएससी के नाम से जानते हैं। तो इसका गठन कब हुआ था, 1926 में। तो ये 2 प्रश्न बन जाते हैं कि उच्चायुक्त का पद कौन से एक्ट में आया था या किस एक्ट में ये प्रावधान किया गया था, उच्चायुक्त का पद बनाया गया था, दे देंगे 1909, 1919, तो आपको याद रखना है 1919 एग्जैक्टली। इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग का किस में गठन किया गया था, तो 1919। इसके बाद चलते हैं हम अगले पे, यानी 1935 का अधिनियम जो बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसे भारत शासन अधिनियम के नाम से भी जानते हैं, और इसमें से कई बातें हमारे संविधान में बनाते वक्त ध्यान रखी गई और ग्रहण की गई। तो क्या था कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना पहली बार ब्रिटिशर्स ने मांगा, ये बात मानी कि जो भारत है वो अखिल भारतीय संघ है, मतलब पूरा एक भारत संघ है, एक यूनिट है, और इसमें जो राज्य और रियासत थी इनको इसकी एक छोटी छोटी यूनिट्स माना गया। और अगर आप 1935 से भी पहले देखेंगे क्या घटनाएं इतिहास में चल रही थी, तो 1931-32 में गोलमेज सम्मेलन थे, गांधी जी के कई आंदोलन थे, जिसके प्रभाव से ये सब चीज़ें हो रही थी। इसके अलावा क्या होता है कि प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर देते हैं। अभी हमने पढ़ा कि 1919 में द्वैध शासन बनाया गया था कि एक तरफ आरक्षित विषय होंगे, एक तरफ हस्तांतरित विषय होंगे, कुछ पे वायसराय खुद लेगा डिसीजन, कुछ पे कार्यपालिका से करके लेगा। तो ये वहाँ पे समाप्त कर दिया जाता है कि भाई अब प्रांत में ऐसा कुछ नहीं है, प्रांत को इंडिपेंडेंस दे दिया गया कि आप राज्य में अपने हिसाब से काम कीजिए, और राज्य में जो भारतीय हैं उनकी संख्या बढ़ाई गई विधान परिषदों में और उन्हें स्वायत्ता दी गई, और द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। सारे टॉपिक जनहित के होंगे और सबके लिए होंगे, ये किया गया। इसके अलावा क्या किया, केंद्र में द्वैध शासन आरंभ कर दिया गया, मतलब प्रांत में हटाते हैं और केंद्र में ले आते हैं द्वैध शासन।
इसके अलावा क्या करते हैं, मताधिकार में यानी वोटिंग में परसेंटेज बढ़ाते हैं। अब क्या था, 10% जो जनसंख्या थी वो वोट कर सकती थी चुनाव में, और उसमें भी राजा रजवाड़े और काफ़ी जो जमींदार होते थे इन सबको ये हक दिया जाता था, आम जनता को नहीं दिया जाता था। और इसमें हम 1935 में देखते हैं कि महिलाओं की भी भागीदारी, महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार दिया जाता है। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होती है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 में। और 1935 के अधिनियम के तहत ही कि ये पूरे भारत के पैसे और साख का नियंत्रण कैसे रखा जाएगा, तो उसके लिए बनाया जाता है 1935 के एक्ट के तहत रिजर्व बैंक की स्थापना करी जाती है कलकत्ता में। बाद में उसे मुंबई में हस्तांतरित कर दिया जाता है। तो इसके पे भी प्रश्न पूछते हैं, एक एक पॉइंट से प्रश्न पूछते हैं कि स्थापना कहाँ हुई थी, बाद में तबादला कहाँ हुआ। तो आप देखेंगे कि जितनी एक्टिविटी होती है ना, वो सारी बंगाल और आसपास होती है, क्योंकि बंगाल बहुत समृद्ध हुआ करता था और पहले यही कंट्रोल में आया था प्लासी और बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के हाथ में। इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है। मतलब एक न्यायालय होगा जो पूरे भारतवर्ष के लिए सर्वोच्च होगा, उसकी स्थापना, संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है दिल्ली में। और प्रांतीय सेवा आयोग, जहां हमने देखा कि 1919 में यूपीएससी या फिर आप कह सकते हैं कि केंद्र लोक सेवा आयोग बनाया गया था। अब कहा गया कि राज्य में भी सेवा आयोग, जैसे आप बोलते हैं पीसीएस वगैरह के लिए करते हैं, तो ऐसे ही कहा गया कि प्रांतीय सेवा आयोग का गठन हुआ, या फिर 2 राज्यों के लिए एक सेवा आयोग हो, इनका गठन किया गया। बाद में इनका नाम भी बदलकर राज्य सेवा आयोग किया गया। इसके अलावा और भी कई फैसले किए जाते हैं 1935 में, और उन्हीं में रिफॉर्म कर करके 1947 का अधिनियम बनाया जाता है, और उसके बाद हमारा संविधान निर्माण होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि अलग अलग चरण में क्या क्या बदलाव हुए और किस तरीके से भारत का संविधान निर्मित होता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि हर एक अधिनियम से पहले कई घटनाएं घटी थी, कई आंदोलन हुए थे, संघर्ष हुए थे, जिसके बाद एक सुधार के नाम पर कई बार ब्रिटिशर्स जो होते हैं भारतीयों के भावनाओं से खेलते हैं। इस तरीके से आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें देख लें। पार्ट 1 में रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट और भारत के सभी चार्टर हमने पढ़े थे। दूसरे पार्ट में हमने 1861 का अधिनियम, 1858 का, ठीक है, और 1892 का अधिनियम पढ़ा था, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद आप इसे देखें तो आपको पूरी घटना क्रम से समझ में आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक ज्ञान को फैला सके, क्योंकि ज्ञान से ही अंधकार का नाश होता है। देखने के लिए थैंक यू सो मच।